कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमला बेशक करे या ना करे, अब मैं खुले शब्दों में आपको ये कह डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इस लड़ाई को हार चुके हैं, और वो इस चीज हार को मानने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी गलती नहीं है। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश एक सेकंड रैंकिंग कंट्री के साथ अगर हार जाता है तो उसके लिए बड़ी शर्म की बात है। आप देखिए, अगर उनकी बातें की जाए तो उन्होंने जो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जिसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, आज स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर अमेरिका की जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली नेवी है, अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खोल सकती तो मेरे को आप बताएं कौन खोल पाएगा। तो ये सबसे बड़ी हार है जो है उनकी, अमेरिका की। नंबर दूसरा जो है, जो स्टॉक है अमेरिकन वेपन्स का, आज तक का रिकॉर्ड है कि वो वेपन, उससे स्टॉक लेवल कभी कम नहीं हुआ जितना स्टॉक लेवल उनका अमेरिका का अभी कम हो चुका है। उसके बाद जो अमेरिका ने पिछले 50 साल से जो एक सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर बनाया था मिडिल ईस्ट में, जिससे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ये तसल्ली दी थी कि आपके ऊपर अगर हमला होता है तो हम आपको बचाएंगे, उसमें अमेरिका जो है बिल्कुल नाकाम रहा है। अब ये जो बिल और एक ऑर्गेनाइजेशन और ईरान ने बनाई है जो कि इस चीज का फैसला करेगी कि कौन सा शिप जाएगा, कौन सा शिप नहीं जाएगा, और कौन सा शिप जाएगा तो उसको कितना टोल देना पड़ेगा। और उसके बाद अफगानिस्तान में हुआ, जो वियतनाम में हुआ, इससे इतनी जो है अमेरिका की शाख जो है कमजोर नहीं हुई जितनी शाख जो है इस ईरान और ये यूएस की जो अभी लड़ाई है उससे अमेरिका की शाख कम हो गई। तो ये जो अगर 5-6 चीजों का अगर आप ध्यान दें तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान हारा नहीं है और अमेरिका जीता नहीं है। ये स्टेट है आज के दिन। वैभव जी। बिल्कुल सर, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, यही सवाल आपसे भी होगा। ट्रंप तो कह रहे थे कि हम हमला करने ही जा रहे थे, बस आदेश होने ही वाला था, लेकिन इन देशों ने विनती की कि नहीं आप रुक जाइए थोड़ी देर, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तो हम रुक गए हैं। ज्यादा देर तक तो हमें रुकना नहीं है, और अगर हम हमला करेंगे तो ईरान में कुछ नहीं बचेगा। आपको यह धमकी ट्रंप की कितनी सच लग रही है? क्या ये खोखली बातें सिर्फ है उनकी बस? वैभव जी देखिए, इसके पहले भी ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर का ऐलान किया है, जबकि असल बात यह थी कि यह उनके इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल लीगल सिस्टम और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बंदिशें हैं उसके तहत उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया था। दूसरी बात, अभी कर्नल सिरोही ने एकदम सही बताया कि ट्रंप अपने कंधे की बंदूक दूसरे के कंधे पे रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी पेंटागन में कोई खास जोश नहीं है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। पेंटागन के जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कांग्रेशनल हियरिंग के दौरान बहुत अच्छी तरह से अमेरिकन फौजों की जो ताकत है उसको समझाया, अमेरिका की जो सेनेट है उसको। अब कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव से उनका जवाब मिला। और जो देखिए, अमेरिका एक बेहतरीन डेमोक्रेसी है वैभव जी, वहां पे जनरल्स को मौका मिलता है अपने कांग्रेशनल हियरिंग में जाकर अपनी बात कहने का भी। हम लोगों को भारत में भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो जब जनरल्स ने समझाया कि पेंटागन की मजबूरियां क्या है, तो जनरल्स ने समझाया कांग्रेशनल हियरिंग के दौरान कि पेंटागन की क्या क्या मजबूरियां हैं। कर्नल सिरोही ने कुछ मजबूरियां ऑलरेडी बता दी हैं कि वेपन सिस्टम्स जो हैं खप गए हैं, यूक्रेन का युद्ध, गजा का युद्ध, अब ईरान का युद्ध, ताइवान उस तरफ से स्टॉकअप मांग रहा है। लेकिन देखो वैभव, हो क्या रहा है। जी सर। जब पेंटागन के ऑफिसर्स को मौका दिया गया, एनी क्वेश्चंस, ये मैं फिर से अमेरिका की डेमोक्रेसी का बखान कर रहा हूं, जब उनके जो सीनियर कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने जनरल्स को टाटा बाय बाय करने के बाद, हियरिंग खत्म होने के बाद लास्ट एक मौका दिया जाता है, जनरल डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बड़ा शानदार था कि ठीक है सर, आप हुक्म करेंगे, हम 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन तक बम गिराते रहेंगे, लेकिन हम कब तक बम गिराएंगे?
और उससे हासिल क्या होगा। जैसे लास्ट टाइम 1 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक 38,000 बॉम्ब इजराइल ने और अमेरिका ने गिराया, तो हासिल क्या हुआ। 38,000 बॉम्ब ईरान के ऊपर गिराना तो मकसद नहीं था ना। बम गिराना युद्ध का मकसद नहीं होता। युद्ध का मकसद होता है बम गिरा गिरा के दुश्मन से अपनी जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है उसके लिए दुश्मन को बाध्य करना। तो अमेरिका के जनरल ने पूछा, ठीक है सर, आप हमें हुक्म दीजिए, हम मंगलवार से बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बॉम्बिंग चलेगी 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, तो हासिल क्या होगा। क्या हासिल होने पर आप हमें बोलेंगे एडमिरल ठीक है स्टॉप फायरिंग, जनरल साहब ठीक है स्टॉप फायरिंग। क्योंकि देखो वैभव, कोई भी जब युद्ध होता है तो प्रिंसिपल ऑफ वॉर बहुत क्लियर है। युद्ध के पहले जनरल अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ, ऊपर की तरफ देखता है और पूछता है कि हुजूर मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। हम इसे प्रिंसिपल ऑफ वॉर कहते हैं। पहला एम होता है प्रिंसिपल ऑफ वॉर में सिलेक्शन ऑफ एम। तो वो एम तो पॉलिटिकल लीडरशिप बताती है। एक भी कांग्रेसमैन, एक भी सेनेटर जनरल्स को नहीं बता पाया या एयरफोर्स के सीनियर अफसर को बता पाया कि क्या एम, क्या लक्ष्य हासिल होने पर युद्धबंदी हो जाएगी। तो अब वो कहते हैं जी ठीक है, कतार ने कह दिया, यूएई ने कह दिया, सऊदी ने, ये तो हजम नहीं होती है। सरेआम दिन के समय झूठ बोला जा रहा है। जी वैभव। बिल्कुल सर। शिवेन जी हमारे साथ हैं। शिवेन जी, आपका क्या मानना है, ट्रंप अभी किस स्थिति में आपको दिख रहे हैं इस पूरे तनाव और जंग के बीच में? देखिए, उसको बहुत बेहतर तरीके से सोही सर और देवदास सर ने समझा दिया और मुझे उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं लगती। लेकिन मेरा एक समझना यह है, क्योंकि हम जब शो करते हैं, बात करते हैं, तो हमारा एक इंटरेस्ट अपने देश की तरफ भी होता है और देश की तरफ सीधे तेल की यह बात होती है। वह हजारों जो हैं अभी जहाज तेल के रुके हुए हैं, ये कैसा सीज फायर है और इसको रोकना, जो कि हम जनता को भी आपके माध्यम से समझाना चाहते हैं, इसकी ये क्यों रुके हुए हैं, अब इसके पीछे क्या है। जब सीज फायर है तो वो नॉर्मल क्यों नहीं आ पा रहा है, कहाँ बाधित देख रहे हैं आपसे, क्या आपको इसमें उम्मीद लग रही है, क्या रणनीतिक कमी है, बाकी देशों की भी इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल सिरोही सर। ये समस्या भारत की तो है और बाकी देशों की भी ये समस्या है, खास तौर पर एशियन कंट्रीज की और यूरोपियन कंट्रीज की, कि जब तक लड़ाई शुरू नहीं हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा खुला हुआ था। और जैसे हम जानते हैं 20% जो दुनिया की जो खपत है एनर्जी की, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आती थी और उसको इस्तेमाल किया जाता था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान ने अपनी तरफ से बंद कर दी है, अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया है, अमेरिका ने उनके पोर्ट्स के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया है। तो इसका मतलब ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई चीज पास नहीं हो सकती और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए समस्या है। अमेरिका में खुद जो है तकरीबन जो रेट बढ़ गए हैं वो 45% से लेकर 48% के रेट जो है, जो ऑयल और जो गैसेज है उनके बढ़ गए हैं। पूरी दुनिया में इसका हाहाकार मचा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि सब देशों को मिलकर यूएन में एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए जनरल असेंबली में, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लाओगे तो रशिया और चाइना उसको वीटो कर देगा। तो अगर आपको जो है थोड़ा शोर मचाना है और अमेरिका के ऊपर और ईरान के ऊपर अगर प्रेशर डालना है, तो आपको जनरल असेंबली में सारे देशों को मिलकर, इसमें ये नहीं है कि जिसको तेल की जरूरत है या जिसको तेल की जरूरत नहीं है, जितने दुनिया के देश है 192 या 193 जो यूएन के मेंबर्स है, उन सबको जनरल असेंबली में ये बिल जो है पास करना चाहिए, जिसमें ये कहना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए तुरंत और उस हालत में खोला जाए जिस हालत में 28 फरवरी से पहले था। ये इसका जवाब है। नहीं तो मैं इसमें मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझेंगे कि 3 देश इस लड़ाई में मुख्य रूप से हैं। हालांकि कुछ खाड़ी देश भी शामिल हो गए क्योंकि ईरान ने उन पर हमला किया या उसे अमेरिका पर, जैसा आपने बताया कि हमला नहीं कर सकता था तो सहयोगियों पर हमला किया जहाँ पर उनके फौज थी। तो सवाल ये है कि अब इस समय
जो आपने बताया कि बहुत ज़रूरी हो गया है पूरी दुनिया के लिए, अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डगमगा रही है, वो देश चुप क्यों है आखिर? क्या अमेरिका का दबाव है, या अमेरिका की हठधर्मता के आगे सब हाथ खड़े कर दिए हैं, या क्या इसका आखिर इसकी तरफ अगर नहीं बढ़ेंगे तो समस्या तो सारे देशों में है, तो कौन इसके लिए आगे बढ़े? क्या भारत की कोई भूमिका देख पा रहे हैं या नहीं? इसमें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, भारत को इंतजार करना चाहिए कि पहले कोई और करे तो बात करें? वीरेंद्र जी, बिल्कुल बात आपकी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बड़े अफसोस की बात है कि चाइना जो कि 90% ईरान से तेल लेता था, वो भी चुप बैठा है। भारत है जो कि पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट भारत की थी वो मिडिल ईस्ट से आती थी, और गैस तो कुवैत से आती थी, वो भी अब चुप बैठा है। तो मुझे लगता है, बाकी आप साउथ कोरिया लगा लो, जापान लगा लो, जो ऐसे देश है जिनकी इकोनॉमी जो है पूरी तेल के ऊपर निर्भर है। और श्रीलंका में आप देख लीजिए किस तरीके से राशनिंग हो रही है। पाकिस्तान में 4 डे वीक का काम चल रहा है। तो दुनिया इसी से परेशान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है। आप देखिए, भारत के जहाज को डुबो दिया गया। भारत ने क्या किया? भारत ने जो है उसको कंडेम कर दिया, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सॉफ्ट पॉलिसी, खासतौर भारत की भी, क्योंकि भारत और चीन दोनों, चीन के पास तो चलो अभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, वो इस उम्मीद में है कि शायद आने वाले समय में यूएस स्ट्रेट और हॉर्मुज खुल जाएगी। भारत की आप देखो स्थिति किस तरीके से है। वो तो अभी जो है एक ही दफे जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। आने वाले समय में अगर स्ट्रेट और हॉर्मुज रहा तो आप देखिए इकोनॉमी का कितना भट्टा बैठ जाएगा। और मोदी साहब तो खुद ये कह रहे हैं कि जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत दुनिया, करोड़ों लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन चली जाएंगी। तो इसके लिए सब देशों को करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कोई भी बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधना चाहता। और बिल्ली कौन है? वो अमेरिका बिल्ली है। अमेरिका डिसाइड करता है कि अच्छा, अब आप रशिया से 1 महीने तक आप जो है 1 महीने तक आप तेल ले सकते हैं। आप ईरान से तेल नहीं लेंगे, आप वेनेजुएला से तेल नहीं लेंगे। अब आप वेनेजुएला, मैं कहता हूं अमेरिका कौन होता है ये बताने वाला कि भारत किससे तेल लेगा, किससे तेल नहीं लेगा। तो ये जो सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी है हमारी, इसको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। आप देखिए, चीन में डोनाल्ड ट्रंप साहब गए, उन्होंने ताइवान के ऊपर चुप्पी लगाई, बल्कि ताइवान को ही बोल के आए हैं कि आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो क्या भारत को भी कुछ ना कुछ ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहिए? कब तक ये सॉफ्ट पॉलिसी हम जो है फॉलो करते रहेंगे? जी तो बिल्कुल, मैं देवनाथ सर की तरफ जाना चाहूँगा। पूछो, क्या जो बात कही बहुत अच्छे से समझाए, लेकिन हमारी ऐसी क्या मजबूरी है? मतलब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सरकार, विपक्ष का दबाव एक अलग बात है, लेकिन देश हित की बात हमेशा की जाती है। अगर कोई स्टेप उठाना है, इसको बहुत समय तक, मैं जो देख पा रहा हूँ कि बहुत समय तक इस तरह की शांति, अपनी तरफ से कदम ना उठाना, धीरे धीरे हमें अंदर से गलाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ों में मट्ठा डालता जाएगा। तो सवाल यह है, क्या हम पूरा देश, जब भविष्य तो पूरे देश की जनता का है, सबसे पहले हमें एकजुट होकर क्या कोई अमेरिका से बात करनी चाहिए, करना चाहिए? कोई वहाँ पे जो आप ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं, वो तो अमेरिका ने किया है, सीज फायर है, और उसके बाद है, तो इसका फर्क क्या पड़ रहा है? तो क्या हम, कुछ ऐसी हमारी आर्थिक मजबूरियां हैं कि हम इस समय कदम उठाएंगे तो और ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा और तेजी, बड़ा नुकसान हो सकता है? देवनाथ सर। हाँ शिवेंद्र जी, हो क्या रहा है कि अमेरिका ने आस्ते आस्ते भारत के साथ बहुत दोस्ती बढ़ा ली। भारत ने भी आस्ते आस्ते अमेरिका के साथ बहुत दोस्ती बढ़ा ली है। नेट इफेक्ट ऐसा हो गया है आज की तारीख में कि भारत अमेरिका के बगैर शायद सांस भी ना ले पाए। हमारे बेसिक ह्यूमन एचआर रिसोर्सेज आप देख लीजिए, अमेरिका में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा फूंक भी मार दें उनके अमेरिकन सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड या वीसा के ऊपर, तो भारत को पसीने आ जाएंगे। दूसरी हमारी दिक्कत है कि अमेरिका से हम बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट लेते हैं, चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे उनके कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हमारे भारतीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड डायरेक्ट कंपनी के बीच में मदद लेती हो, फाइनेंशियल मदद, या हमारा शेयर मार्केट। अमेरिका को, अगर अमेरिका के यहाँ पे एक भी शब्द अगर डोनाल्ड ट्रंप बोल दें तो हमारा शेयर मार्केट हिल जाता है। जहां तक हमारी विदेश नीति है, नाना कारणों से हम
किन्हीं नाना कारणों से, उसमें कुछ विशेष भी कारण है, हम थोड़ा बाध्य हो गए हैं रूस से दूर जाने के लिए, अमेरिका के ज्यादा पास आने के लिए। तो विश्व के पटल में हम जब कुछ मजबूती से कहना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करना पड़ता है। आप देख लीजिए भारत का ब्रिक्स में क्या हुआ, आप देख लीजिए भारत का क्वाड में क्या हुआ। अमेरिका की थोड़ी सी बेरुखी से ही भारत परेशान हो जाता है, हमारा विदेश मंत्रालय परेशान हो जाता है। देवनाथ सर, ये जो सबसे बड़ी तमाम बात बातें, है ये मैं कि समझा एक चीज बोल रही, तमाम फ्री ट्रेड डील की गई उससे, इंग्लैंड से और तमाम यूरोपीय देशों से, जापान भी दौरे किए, सब जो तमाम प्रधानमंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी प्रयास करते दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं कुछ लोगों से समझता हूँ, इस तरह से हमारा एक्सपोर्ट है जो अमेरिका को वो टैरिफ लगा के उसमें काफ़ी समस्या पैदा कर सकता है, हमारे अंदर काफ़ी उद्योग खत्म हो सकते हैं, छोटे जैसे एमएसएमई सेक्टर की बात करें और तमाम चीज़ करें, बेरोजगारी फैल सकती है। इसको ये सब दौरे साध नहीं पा रहे हैं, केवल अभी डील तक हैं, हमें इंतजार कर रहे हैं किसी हम इन डीलों को और आगे वास्तविक रूप में आने का क्या है, या ये सबसे बड़ा समस्या मुझे व्यापार भी लग रही है कहीं ना कहीं। शिवेंद्र जी, आपने सही कहा। देखिए, जहां तक भारत सरकार की बात है, व्यापार को, अमेरिकन व्यापार को हम समस्या ना समझ के उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे अमेरिका के साथ अगर हमारा व्यापार है वो 120 बिलियन से बढ़कर 180 बिलियन हो जाए प्रतिवर्ष, मैं डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो भारत में अभी भारत सरकार का पूरा फोकस है कि भविष्य में अमेरिका के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार कैसे किया जाए। हमारा ट्रेड सरप्लस भी है करीबन 60 बिलियन डॉलर का। तो अमेरिका टैरिफ लगा लगा के हमें बीच बीच में डराता है। तो कहते हैं ना कि हम अमेरिका के साथ भिड़ना तो नहीं, लेकिन बहुत हम बैलेंस अमेरिका करके चलना होगा और रोहित सर चुप रहना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, देखिए, अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर वो है कि टू कैच द बुल बाय हॉर्न, यानी भैंसे को कौन रोकेगा उसकी सींग पकड़कर। बाहुबली का वो सीक्वेंस में आपको ये दिलाता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अभी, उनको रोकना भारत के लिए, उनके विरुद्ध कुछ बोलना या उनसे असहमति जताना भारत के लिए सुसाइडल हाराकिरी साबित होगा। हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो, डोनाल्ड ट्रंप एक हिंट दे देते हैं तो मैं बताता हूं हमारा व्यापारी वर्ग जो है वो तहस नहस हो जाएगा। जी बिल्कुल। रोहित सर के पास एक आखिरी सवाल वैभव मेरा इसी से जोड़ते हुए है। तो ये जो विपक्ष जो आरोप लगाता है, मैं थोड़ा सा राजनीतिक सवाल को भी सच्चाई की तरफ ले जाने की वजह से ये कर रहा हूँ। कहते हैं कंप्रोमाइज पीएम, तो पीएम कंप्रोमाइज नहीं है, बल्कि एक, अगर विपक्ष भी यहाँ पर होता तो इसके अलावा क्या करता, कोई चमत्कार कर देता क्या रोहित सर? शिवेंद्र जी, विपक्ष का काम है कि जो गवर्नमेंट सरकार करे, खास तौर पर इस विपक्ष की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो विपक्ष है ये कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं करता, ये डिस्ट्रक्टिव बातें करता है। तो विपक्ष का तो काम, क्योंकि विपक्ष को और कुछ नहीं मिलता मोदी जी के खिलाफ, तो वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। आप देखिए मोदी जी की अगर अब ये विजिट जो गई है, 5 कंट्रीज में गए हैं। यूएई में वो 2.5 से लेके 4 घंटे रुके हैं, कोई कहता 2.5 घंटे, कोई 4 घंटे देखे। उसमें क्या मकसद था? मेन मकसद था एनर्जी सिक्योरिटी का, जो है हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है उनके साथ वायदा करवाया कि आप जो है 30 लाख बैरल जो है हमारे जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आप रखेंगे, या हम भारत में उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, जिससे यूएई अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व 30 लाख बैरल जो है वो भारत में रखेगा, अलग अलग जो ऑयल डिपोज में। उसके बाद जो है एलपीजी, एलएनजी सबके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज बनाना। तो मोदी जी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट, ये जो सरकार है ये प्रोएक्टिव है, ये रिएक्टिव नहीं है। ये वो सरकार नहीं है जो एक्शन होने के बाद जो है फिर रिएक्शन करती है। ये ऑलरेडी जो है प्रोएक्टिव है। उसके बाद जो है इंडिया नॉर्डिक समिट में गए, जहां पे स्वीडन और नॉर्वे के साथ बात करके आए हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करके आए हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके आए हैं। उसके बाद यूरोप में गए हैं, जहां पे इटली और उसके साथ गए, जो है नीदरलैंड के साथ गए हैं। वहां पे भी जो है डिफेंस के कोलैबोरेशन की और क्लीन एनर्जी की बातचीत करने। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम जो हमको अभी रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं अभी, क्योंकि जो हर चीज ये डील स्टेज में है। लेकिन आने वाले समय में
अगर हमारी ये डील जो है जिस तरीके से मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कामयाब हो जाती है तो आने वाले समय में 5 साल 10 साल बाद अगर ये दोबारा इस तरीके की स्थिति आती है तो उस समय भारत जो है ज्यादा तैयार होगा और भारत को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जितनी समस्याएं आज भारत को सामना करना पड़ रही है, क्योंकि भारत ने कभी सोचा नहीं था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद, भारत ने क्या किसी भी देश ने नहीं सोचा था। आज तक मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ हुआ, पिछले साल भी ईरान के ऊपर हमला हुआ लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं हुआ। और ये जो है पेंटागन के जो देवनाथ साहब बता रहे थे, पेंटागन के जितने जनरल्स थे वो और जो एयरफोर्स के थे या नेवी के थे, उन्होंने जब ये ब्रीफिंग हुई थी एपिक फ्यूरी से पहले 28 फरवरी से पहले, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसकी वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी कि अगर आप ईरान के ऊपर इस तरीके से हमला करोगे तो ईरान इस बारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। तो क्या कहा था उन्होंने कहा था जो देश हार जाएगा लड़ाई में वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज कैसे बंद कर देगा, और अगर कर भी दी तो हम जो उसको खोल देंगे। वो उनकी कैलकुलेशन फेल हो गई। तो किसी देश ने नहीं सोचा था कि इतना लंबा जो है ये लड़ाई चलेगी और अमेरिका उस हालत में भी नहीं होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवा सके। जी, वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।